Hello everyone, welcome to Obipedia powered by Abhimanyu IAS. This is me Sanat Dutt Bhardwaj bringing to you industrial relations and labor laws. देखिए हमने पिछले लेक्चर में जो चर्चा की थी वो हमने की थी थियरीज ऑफ ट्रेड यूनियंस. नाउ थियरीज ऑफ ट्रेड यूनियंस में हमने तीन थियरीज की चर्चा की. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट पहली चीज रेवोल्यूशनरी थ्योरी को बहुत डिटेल में हमने कवर किया. उसके साथ ही हमने चर्चा की एवोल्यूशनरी थ्योरी की. रेवोल्यूशनरी हो गई, एवोल्यूशनरी हो गई, थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गई. तो अभी हमने जो चर्चा करनी है वी हैव टू टॉक अबाउट रिबेलियन थ्योरी एंड गांधीयन अप्रोच. तो देखिए पहले थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हुए चलते हैं. हमने कार्ल मार्क्स की जो मार्क्स एंड एंगल्स की जो रेवोल्यूशनरी थ्योरी की बात की. वी हैव टॉक्ड अबाउट कि जैसे मॉडर्न टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हैज कंसंट्रेटेड द सोशल मींस ऑफ प्रोडक्शन अंडर द ओनरशिप ऑफ कैपिटलिस्ट. एंड इसी थ्योरी के हमने दूसरे नाम पढ़े, थ्योरी ऑफ क्लास वॉर, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ये सारी चीजें पढ़ी. क्लास ऑफ ट्रेड यूनियनिस्ट के बारे में हमने समझा कि क्या मार्क्स की सोच थी दैट दे आर दोज पीपल हु रिगार्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशंस एज एसेंशियल टू ब्रिंग अबाउट अ रेवोल्यूशनरी एंड फंडामेंटल चेंज इन द सोशल ऑर्डर. अब देखिए इसमें जो एक चीज मेरी पिछली क्लास में रह गई थी आपको बतानी, वो ये है कि जब भी आप कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को समझेंगे तो एक चीज का खास ख्याल रखिएगा, कार्ल मार्क्स सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल रिलेशंस की चर्चा नहीं करता है. कार्ल मार्क्स हमेशा इंडस्ट्रियल रिलेशन से निकलने वाले सोशल चेंज की तरफ एंड इकोनॉमिक चेंज की तरफ इशारा करते हैं. तो आपको ये चीज समझनी होगी that whenever we talk about Karl Marx, it is not purely industrial relations, it is more than that, it is about the entire society itself. तो हमेशा सोशल चेंज की बात रहेगी. क्लासलेस सोसाइटी सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं, ऐसा नहीं है कि वर्कर्स को जो है वो दारमदार दे दिया जाएगा. वर्कर्स पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट को जो है कार्ल मार्क्स अहमियत नहीं देते हैं. रीजन बीइंग कि कार्ल मार्क्स नेवर वांटेड कि आप जो है गिव इन करें. कार्ल मार्क्स वांटेड दैट आपको गिव अप करना होगा द रोल दैट यू आर करंटली प्लेइंग एंड आपको टेक अप करना होगा एक नया रोल जिसमें क्लासलेस सोसाइटी इमर्ज होके आए. तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस में इंडस्ट्रीज में से जो है आपकी ये सोच जो है निकल के आए. नाउ हमने ये देखा कि ट्रेड यूनियनिज्म इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास स्ट्रगल. यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास स्ट्रगल. तो क्लास स्ट्रगल के लिए जो एक टूल कह लीजिए जो यूज होता है दैट इज अ ट्रेड यूनियन. ताकि प्रोलेटारियंस और वर्कर्स की बात करें और कैपिटलिस्ट बिजनेसमैन की बात करें तो उनके बीच में जो डिफरेंस है, जो गैप है, उसको खत्म करने की कोशिश करें. एंड ऑफ कैपिटलिज्म इज द बर्थ ऑफ मार्क्सिज्म. ये याद रखिएगा. एंड ऑफ कैपिटलिज्म लिख देता हूं आप लोगों के लिए. एंड ऑफ कैपिटलिज्म इज द बर्थ ऑफ मार्क्सिज्म. तो ये चीज आप याद रखिएगा. कभी जिंदगी में आप कोई हायर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एसेज में आप वगैरह वगैरह अपने आंसर्स में इस चीज को यूज कर सकते हैं. देन वी टॉक्ड अबाउट द थ्री बेसिक टेंडेंसीज. हमने तीन टेंडेंसीज की बात की थी जिसकी वजह से जो कैपिटलिज्म है वो खुद के ही दुश्मनों को मदद करने की कोशिश करता है. पहली टेंडेंसी थी कि जो वेल्थ है और कैपिटल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन करने की कोशिश करता है. दूसरी टेंडेंसी थी कि स्टेडी डिप्रेशन ऑफ वेजेस, वेजेस को कम करने की कोशिश करता है जिसकी वजह से वेज अर्निंग क्लास है उसकी मिजरी, उसकी परेशानियां बढ़ती हैं. और तीसरी टेंडेंसी ये थी कि इनएविटेबल एंड फ्रीक्वेंट इकोनॉमिक क्राइसिस. क्योंकि ये एंटायर आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म, इसकी इकोनॉमिक्स जो है वो फ्लॉड है, ये माना जाता है इन मार्क्सिस्ट अप्रोच. तो इस वजह से कार्ल मार्क्स की सोच ये रहती है कि जब भी आप कैपिटलिज्म की तरफ जाएंगे तो इकोनॉमिक क्राइसिस पहली चीज फ्रीक्वेंट होंगे, दूसरी चीज इनएविटेबल होंगे. वो आने ही वाले हैं और वो आते रहेंगे. मार्क्सिज्म, एक मार्क्स जो है ही एडवोकेटेड दैट वर्किंग क्लास मस्ट नॉट डाइवर्ट इटसेल्फ फ्रॉम इट्स रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम. तो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ ओवरव्यू. पहले हम इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं. अगली बात हम करते हैं एवोल्यूशनरी थ्योरी की. एवोल्यूशनरी थ्योरी was somewhat similar to and yet different from revolutionary theory. revolutionary theory जहां पे क्लास कॉन्फ्लिक्ट को थ्रू कह लीजिए वायलेंस भी जो है अचीव करने की कोशिश करने, उसमें क्लास कॉन्फ्लिक्ट में क्लासलेस सोसाइटी अचीव करने की कोशिश करते हैं. एवोल्यूशनरी थ्योरी टॉक्ड अबाउट इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी. इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की जो अप्रोच है वो सिडनी एंड बियाट्रिस वेब्स ने दी. नॉन रेवोल्यूशनरी भी बोला जाता है इस थ्योरी को. इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन द स्फीयर ऑफ इंडस्ट्री. इंडस्ट्री के एरिया में डेमोक्रेसी को जो है एक्सटेंड करने की बात कही गई है. इंस्टीट्यूशंस फॉर ओवरकमिंग मैनेजरियल डिक्टेटरशिप टू स्ट्रेंथन इंडिविजुअल लेबर्स
ये है ट्रेड यूनियंस अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी थियरी। ट्रेड यूनियनिज्म इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म। हमने कैपिटलिज्म को उठा के जड़ से उखाड़ के बाहर नहीं फेंकना है जैसे कि रेवोल्यूशनरी और मार्क्सिस्ट थ्योरी कह रही है, बट अ मींस ऑफ इक्वलाइजिंग द बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर एंड कैपिटल। लेबर और कैपिटल की जो बार्गेनिंग पावर है उसको बराबर एक तराजू में रखें तो बराबर लेके आ रहे हैं, लेबर एक तरफ और मैनेजमेंट दूसरी तरफ। ट्रेड यूनियनिज्म प्रोवाइड्स, ये देखिए पावर जो है लेबर की और कैपिटल की, कौन सी पावर? बार्गेनिंग पावर। ये जो हाईलाइटेड स्टेटमेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। नाउ ट्रेड यूनियनिज्म प्रोवाइड्स अ मींस बाय व्हिच वर्कर्स ओवरकम मैनेजरियल डिक्टेटरशिप। मैंने एक बात यहां पे भी बोली। नाउ उसके साथ साथ एक एस्पेक्ट तो ये है, दूसरा एस्पेक्ट क्या है? टू एक्सप्रेस देयर वॉइस। एक डेमोक्रेसी में आवाज उठाना ही सबसे बड़ी बात होती है, आपकी आवाज में वो दम हो जो हर किसी भारतीय की आवाज में है, वो ही चीज जो है आपको डेमोक्रेसी का हिस्सा मानती है। इन द डिटर्मिनेशन ऑफ कंडीशंस ऑफ वर्क, जब भी काम से रिलेटेड कोई भी आप सर्विसेज से रिलेटेड, कंडीशंस ऑफ वर्क से रिलेटेड, रेम्यूनरेशन से रिलेटेड, स्टैंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट में जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स की बात की गई है, उन ऑर्डर्स से रिलेटेड कोई भी चर्चा हो तो उन सब चीजों को आप थ्रू डेमोक्रेटिक मींस के जरिए, ना कि वायलेंस था रेवोल्यूशनरी में, यहाँ पे डेमोक्रेटिक मींस होंगे, वो आप जो है ओवरकम करें। नेक्स्ट वाज थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसको एस.एच. स्लिचर ने बोला था। एस.एच. स्लिचर ने कहा कि जो वेब्स की थ्योरी है उसी थ्योरी को मैं थोड़ा सा और आगे थोड़ा सा बढ़ा के समझाता हूं आपको। वो ये कहा उन्होंने कि जो वेज अर्नर्स हैं, they could not exercise much control over the working conditions. They could not exercise much control, वेज अर्नर्स, ओवर वर्किंग कंडीशंस के ऊपर थ्रू इंडिविजुअल बार्गेनिंग। इस वजह से बेसिक रीजन ये है कि इंडिविजुअल बार्गेनिंग जो है इट हैज एन अनसैटिस्फैक्टरी वे ऑफ कंट्रोलिंग द वर्क एंड वर्किंग कंडीशंस। कारण क्या है? जो एम्प्लॉयर्स हैं वो या तो किसी ना किसी तरीके से या तो इंप्रूव करना चाहते हैं लेबर सप्लाई को, या फिर स्पॉइल करना चाहते हैं लेबर सप्लाई को। अगर लेबर सप्लाई को इंप्रूव करना चाहते हैं तो दे आर नॉट श्योर ऑफ गेनिंग एज अ रिजल्ट। अगर वो किसी भी इंडिविजुअल वर्कर की बार्गेनिंग के ऊपर यील्ड करते हैं, मतलब उसकी बात मानते हैं, तो उनको नहीं पता कि उनको फायदा होगा कि नुकसान होगा, तो इस वजह से वो बात नहीं मानेंगे। दूसरा, अगर कोई एम्प्लॉयर जो है वो लेबर सप्लाई को स्पॉइल करना चाहता है तो उसको ये पता है दैट ही वुड सफर नो डायरेक्ट लॉस अगर वो नहीं बात मानता है तो ये सारी चीजें थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्प्रूडेंस के मायने में। Consequently, he believed that the workers through unions developed a system of work and rules traditions, जो कि a system of industrial jurisprudence जिसे कहा जा सकता है, जिसमें आप जो ट्रेड यूनियन से रिलेटेड जो रूल्स हैं, जो भी रूल्स हैं एंड जो भी एनैक्टमेंट्स हैं, कोई भी एनैक्टमेंट, कोई भी रूल, वो सारी चीजों को इंक्लूड किया जाता है इस सारे प्रोसेस में, which served as a means of production to employees in their work. क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नाउ ये सारी चीजें हमने देखी थी ध्यान से। ये पार्ट थोड़ा एस्पेक्ट हमारा रह गया था, इसको हमें ध्यान से देखना है। अकॉर्डिंग टू हिम, जो लेबर मूवमेंट है इन एनी पर्टिकुलर कंट्री डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ तीन फैक्टर्स। ये तीन फैक्टर्स आई रिमेंबर हमने कर लिए थे। द रेजिस्टेंस पावर ऑफ कैपिटलिज्म, कि कितना रेजिस्ट करेगा, डिटरमिन्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, जिस तरीके से कैपिटलिज्म जो है डेवलप हुआ है उसी तरीके से वो डिसाइड करेगा होगा कि उसके पास रेजिस्टेंस पावर कितनी है किसी भी तरीके की लेबर मूवमेंट के खिलाफ। दूसरा फैक्टर है डिग्री ऑफ डोमिनेंस ओवर द लेबर मूवमेंट, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैपिटलिज्म है भारत के अंदर, भारत के बाहर, तो उससे डिपेंड करेगा कि लेबर मूवमेंट कैसी रिएक्शनरी होगी। एंड तीसरा था डिग्री ऑफ मेच्योरिटी ऑफ ट्रेड यूनियन मेंटालिटी, तो कितनी मेच्योर है ट्रेड यूनियन मेंटालिटी, कितनी यंग है, कितने समय से ट्रेड यूनियनिज्म चल रहा है उस देश के अंदर, ये सारी चीजें जो है, ये तीनों फैक्टर्स ये निकल कर आते हैं। नाउ दीज थ्री फैक्टर्स, ये इसके ऊपर भी सवाल आ सकता है, आपने इन चीजों के ऊपर भी फोकस करके चलना है। ही बिलीव्स, कौन बिलीव करता है? एस.एच. स्लिचर। तो एस.एच. स्लिचर believes that the impulse of employees is not to suppress the employer. We do not want to suppress the employer, but what we want is to suppress their competitive menace, जिसकी वजह से एम्प्लॉयर्स जो हैं वो दूसरे एम्प्लॉयर्स के साथ कंपेटिटिव एटीट्यूड के चक्कर में एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट को नदारद छोड़ना शुरू कर देते हैं, भूलना शुरू कर देते हैं। टू डू सो दे फील दैट दे मस्ट ऑर्गेनाइज इनटू अ यूनियन,
अगर उनको लगता है कि उनको और यूनियन के तौर पे ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, दे शुड एंड एंगेज इन अ क्लास स्ट्रगल अगेंस्ट द एम्प्लॉयर। इट इज लेबर्स एम टू कंटिन्यू इंक्रीजिंग बार्गेनिंग पावर and with its share of industrial control, just the as it is the employer's aim to maintain a status quo or better outcomes. Now, जैसे कि ये हमने पहले भी चर्चा की, इसकी भी हमने चर्चा की, तो जिस तरीके से एक एम्प्लॉयर चाहता है कि जो ऑलरेडी चल रहा है काम, तो चल रहा है, जो चल रहा है वो चलता रहे धीरे धीरे करके, ऐसे या उससे बेहतर हो जाए, खराब ना हो। तो स्टेटस क्यू मेंटेन करने की कोशिश होती है मैनेजमेंट की, एम्प्लॉयर की। वहीं लेबर की अगर हम बात करें तो वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़े, कि जब भी वो कुछ डिमांड रखे तो जो कह लीजिए सरकार है या कह लीजिए जो एम्प्लॉयर है वो उसकी मांगों को साफ तौर पे मान ले। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। ऑल्दो दिस प्रीसपोजेस अ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल। अब देखिए जो ये इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल को प्रीसपोज करती है, जस्ट लाइक हमारा कार्ल मार्क्स की अप्रोच है, उसी तरीके से ये भी वही कहती है। लेकिन इट इज नॉट अ रेवोल्यूशनरी अप्रोच, ये रेवोल्यूशनरी अप्रोच नहीं है। कारण क्या है? इट इज एन अपॉर्चुनिस्ट स्ट्रगल, ये अपॉर्चुनिटी डिमांड करती है। कार्ल मार्क्स अपॉर्चुनिटी के पीछे नहीं भागते। While Marx conceived technical progress as the cause of क्लास स्ट्रगल जो है वो टेक्निकल प्रोग्रेस से निकल कर आती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, जहां पे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जहां पे फॉर एग्जांपल आप जस्ट सेकेंड या मैकेनाइजेशन करते हैं, वेर यू गो फॉर मैकेनाइजेशन, या मशीनों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो लेबर के लिए नुकसानदायक हो जाता है, बिकॉज लेबर वुड लूज जॉब्स। तो इस वजह से कार्ल मार्क्स कहते हैं ये जो टेक्निकल प्रोग्रेस है, दिस इज अनवारंटेड, इसकी जरूरत नहीं है, ये चाहिए नहीं, ये होने भी नहीं चाहिए। ठीक है जी। इसी के मुकाबले अगर हम इस अप्रोच की बात करें, कौन से वाली, इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करें, तो एक तो थे एस एच स्लिचर, एक दूसरे व्यक्ति हुए जिनका नाम पर्लमैन है। पर्लमैन अलग से लिख के दे रहा हूं यहां पे, पर्लमैन। तो पर्लमैन ने अलग से एक बात कही, वो ये थी कि ही सॉ द फोर्सेस ऑफ मार्केट एज द बेसिस ऑफ द कंडक्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लेबर एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रगल। उन्होंने ये देखा कि जो फोर्सेस ऑफ मार्केट हैं, जो मार्केट फोर्सेस हैं, दे फॉर्म द बेसिस, उन्हीं के ग्राउंड पे, उन्हीं के ऊपर जो है ऑर्गेनाइज्ड लेबर और इंडस्ट्रियल स्ट्रगल का बेस निकल कर आता है। बेसिकली उन्होंने क्या कहना चाहा? उन्होंने ये कहना चाहा कि कैपिटलिज्म जैसा कैपिटलिज्म होगा वैसा ही कॉन्डक्ट होगा ऑर्गेनाइज्ड लेबर का और इंडस्ट्रियल स्ट्रगल का। तो पर्लमैन जो थे वो कार्ल मार्क्स से थोड़ा सा अलग विचारधारा वाले थे। तो इसका मतलब ये है, दे वर प्रीसपोजिंग एक चीज, वो मान के चल रहे थे कि कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल होगा, लेकिन इट इज नॉट सपोज टू बी रेवोल्यूशनरी। वो अपॉर्चुनिटी देखनी है कि कब किस जगह पे, टाइम जगह सब सेट है थे, राइट? कमांडो मूवी से डायलॉग है, बट यस नाउ ये चीज समझनी होगी कि जो पर्लमैन है, या कह लीजिए जो ये स्कूल ऑफ थॉट है जो इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करता है, वो ये कहता है कि हमें अपॉर्चुनिटी देखनी है कि जिस समय पे हम अपनी बात को सही तरीके से रख पाएंगे, ताकि हमारे जो बार्गेनिंग पावर है वो मैक्सिमाइज हो सके। नाउ अगर पर्लमैन की बात करें, इन हिज वर्ड्स, पर्लमैन के शब्दों में अगर बात करें, द बिगिनिंग ऑफ क्लास स्ट्रगल हैज नथिंग टू डू विद मशीन टेक्निक। मशीन की टेक्निक्स और उसकी टेक्नोलॉजी से कुछ लेना देना नहीं है क्लास स्ट्रगल का, एंड कैपिटलिस्ट ओनरशिप ऑफ टूल्स ऑफ प्रोडक्शन, कि अगर कैपिटलिस्ट के पास टूल्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप है, उससे भी क्लास स्ट्रगल का कुछ लेना देना नहीं है, ना इससे लेना देना है ना इससे लेना देना है। The underlying cause was the rapid extension of markets outrunning the technical development of industry। तो जो मार्केट है, जो बेसिकली जो कह लीजिए आपका, जहां पे आपके फिनिश्ड गुड्स जो है मार्केट होने जाएंगे, जहां पे खरीदार होंगे, कंज्यूमर होंगे, वो बराबर से नहीं एक्सपैंड हुए जितनी बराबरी से आपकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई इंडस्ट्री के अंदर। ये कारण है कि जो क्लास स्ट्रगल है वो चल रही है, ये कारण है जिसकी वजह से ये सफरिंग्स बढ़ रही हैं। तो ही वॉज ऑफ अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये आपने ये जो कोट है इसको अलग से सेव कर लेना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Referring to the developments of 17th to 19th centuries, he concluded that the class struggle, instead of becoming sharper and sharper with the advancements of capitalism,
and leading to a social revolution as predicted by Marx, it grew less and less revolutionary in reality and led to a compromise or succession of compromises vis-a-vis collective agreements. Now, देखिए इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है इट इज कंप्लीटली डिनाइंग द फैक्ट कि जैसे जैसे कैपिटलिज्म जो है वो जो आपको ध्यान होगा हमने पीछे अभी देखा था ये जो तीन एस्पेक्ट्स हैं ये तीन टेंडेंसीज हैं ये कह रहे हैं ना कि कैपिटलिज्म खुद का ही दुश्मन है और अपने ही दुश्मनों की मदद कर रहा है तो ये चीज को इस फैक्टर को डिनाई करता है दिस अप्रोच जहां पे ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं है भैया कारण क्या है कि अगर ऐसा होता तो जैसे जैसे साल दर साल बातें बढ़ रही हैं उससे कैपिटलिज्म तो बढ़ ही रहा है फ्लरिश हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि रेवोल्यूशन आनी चाहिए थी समवेयर डाउन द लाइन तो दिस इज वेयर कार्ल मार्क्स इज रॉन्ग कि ये रेवोल्यूशन सोशल रेवोल्यूशन आने नहीं वाली कारण क्या है कि इन रियलिटी अगर आप देखें तो इट इज लेड टू मोर एंड मोर ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशंस मोर एंड मोर ऑफ कलेक्टिव अग्रीमेंट्स जहां पे वर्कर्स ने अग्रीमेंट किया हमारे इंडस्ट्रीज के साथ तो कैपिटलिज्म के बारे में जो ये विचारधारा थी मार्क्स की वो गलत साबित होती है अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्प्रूडेंस नाउ बहुत बच्चों का ये भी सवाल आता है कि क्या सर आज के दौर में ये वाली थ्योरी मानी जाती है या वो वाली थ्योरी मानी जाती है कौन सी थ्योरी मानी जाती है ये चीज मैंने वैसे हमारे जो शुरुआती दौर के लेक्चर्स थे उसमें भी चर्चा की थी इसके बारे में अभी फिर से मैं इसके ऊपर बात करना चाहूंगा दैट ऐसा नहीं है कि ये थ्योरीज पहले से डिवाइस की है जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं थ्योरी यहां पे दे रहा हूं तो इस थ्योरी को कोई पढ़ेगा तो उस चीज को वो बाद में इंप्लीमेंट करना शुरू कर देगा जबकि इससे विपरीत है ऑलरेडी इंडस्ट्री के अंदर किसी प्रकार की प्रैक्टिस एग्जिस्ट करती है उस प्रैक्टिस के बिना पे आप ये कह सकते हैं कि मैंने अपनी ये थ्योरी बनाई और मैं अपनी इस थ्योरी को उससे निकाल कर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि भैया यहां यहां ऐसा ऐसा होता है मेरी ये समझ बताती है ये थ्योरी मेरी ठीक है तो इट इज नॉट दी अदर वे राउंड ऐसा नहीं है कि मैं एक थ्योरी बना रहा हूं फॉर एग्जांपल जैसे किसी ने बोल दिया जिसको बोला जाता है फॉर एग्जांपल ऐसे कानून को बोला जाता है सब्सटैंटिव लॉ होता है ऐसा कानून जो ऐसी जगह पे ऐसे एरिया में ऐसी फील्ड में नया कानून जो है विस्थापित करता है उसको स्थापित करता है ताकि एस्टैब्लिश करता है ताकि उस जगह पे जहां पहले कोई कानून नहीं था वहां पे अब कानून आएगा अब सारी चीजें उस कानून के हिसाब से चलेंगी दिस इज नॉट द सेम केस यहाँ पे क्या है कि चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं मैं सिर्फ उसको या कह लीजिए थिंकर्स ये सिर्फ उसको इंटरप्रेट करके उसको एक फिलोसॉफिकल एक एंगल देके आप लोगों के सामने लेके आए एंड आप लोगों की मजबूरी हो जाती है कि एग्जाम में उसको पढ़ना पड़ता है चलिए नाउ मूविंग ऑन टू द गांधीयन अप्रोच को भी थोड़ा समझ लेते हैं गांधीयन अप्रोच क्या है Gandhian approach of trade unionism is based on class collaboration. ये की फ्रेजेस हैं ये की फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है सीधे तौर पे इस पे सवाल आ जाता है ही फोकस्ड ऑन क्लास कोलैबोरेशन रादर देन क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रगल तो कार्ल मार्क्स की अगर आप बात करें देखिए मार्क्स के साथ हमेशा सब लोगों का कंपैरिजन करना जरूरी है क्योंकि एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है कार्ल मार्क्स की उसी एक्सट्रीम आइडियोलॉजी से आप अगर बाकियों को कंपेयर करेंगे तो इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड ठीक है तो गांधी जी जो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी थी उससे कंप्लीटली विपरीत बात कर रहे थे कार्ल मार्क्स कह रहा था कि भैया ये यूज करो वर्कर्स को और इनको यूज करके जैसे बैल है वो उड़ाता चलता है जल्लीकट्टू फेस्टिवल में मान लीजिए उसी तरीके से आप कैपिटलिज्म को उड़ाते चले एक्सटिंक्ट कर दीजिए उसको खत्म कर दीजिए लेकिन गांधी जी क्या कह रहे हैं ये वर्कर्स कम्युनिटी है प्रोलेटारियंस है ये हमारे कैपिटलिस्ट हैं इनको दोनों को एक साथ इन टैंडम कोलैबोरेट करके आगे चलना चाहिए इस तरीके से चलना चाहिए दैट इज गांधीयन अप्रोच द आइडिया टू टेक वर्कर्स ड्यू शेयर फ्रॉम द कैपिटलिस्ट बाय रिफॉर्म एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस अमंग वर्कर्स लेड टू द इमर्जेंस ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म गांधी जी कहते हैं कि अगर आप भारत के सूरत हाल की बात करें तो भारत के अंदर इन पर्टिकुलरली गांधी जी ने बोला कि जो ये ट्रेड यूनियनिज्म है ये भारत के अंदर इसलिए निकल के आया बिकॉज जैसे जैसे वर्कर्स का कैपिटलिस्ट एंटिटीज में सुधार लाने की सोच आती है उनको आइडिया आता है कि नहीं इसमें सुधार होना चाहिए और दूसरा वर्कर्स की अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो जग जाती है मतलब वो क्या है उनकी कितनी अहमियत है पूरे सेटअप के अंदर इकोनॉमी के अंदर सोसाइटी के अंदर
तो उसी के कारण, इन दो रीजंस के कारण ट्रेड यूनियनिज्म भारत के अंदर फ्लरिश करने लगता है। तो दो जो फैक्टर्स जो गांधी जी ने बोले वो ये थे, द आइडिया टू टेक वर्कर्स ड्यू शेयर, वर्कर्स को अपने पैसे का हक, अपना हक जो है अदा होना चाहिए फ्रॉम कैपिटलिस्ट बाय रिफॉर्म, किसी ना किसी तरीके से, किस तरीके से, रिफॉर्म्स के तरीके से, रिफॉर्म्स के तरीके से उसको, एक वर्कर को अपना हक जो है मिल जाना चाहिए। दूसरा था सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो वर्कर्स के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है, आत्म साक्षात्कार जो है, सेल्फ कॉन्शियसनेस वो जब डेवलप होती है तब जो है वो कलेक्टिवली अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज उठा पाते हैं। द अप्रोच इज नॉट रिलेटेड ओनली टू मटीरियल एस्पेक्ट्स, ये सिर्फ और सिर्फ not only to material aspects but also moral and intellectual aspects of workers and trade unions वहां तक भी जाता है। He emphasized, गांधी जी ने बोला that the direct aim of trade unionism is not political, जो सीधे तौर पे कह लीजिए पॉलिटिकल जो रूल्स हैं, या सॉरी पॉलिटिकल एम है, उसको डिनाई करता है। ही एम्फसाइज दैट द डायरेक्ट एम ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म इज नॉट इन द लास्ट डिग्री, अंत तक भी पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। इंस्टेड इट्स डायरेक्ट एम इज इंटरनल रिफॉर्म, पहले तो अपने अंदर सुधार करें, और ऑल्सो एवोल्यूशन ऑफ इंटरनल स्ट्रेंथ, फिर ये देखें कि हमारे यहाँ कहाँ कमियां हैं तो उस कमी को दूर करके अपनी स्ट्रेंथ को रोबस्ट करें। एंड इसके लिए फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की भी बात कीजिए, और या चंपारण की सत्याग्रह की बात कीजिए, तो सब जगह पे गांधी जी ने कलेक्टिव बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो ही एस्टैब्लिश किया था। कलेक्टिव बार्गेनिंग इन टर्म्स ऑफ गांधी जी के हिसाब से कलेक्टिव बार्गेनिंग इज द सेम एज सत्याग्रह, सत्याग्रह एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग इज ऑलमोस्ट द सेम। ऑल्सो ट्रेड यूनियनिज्म इज नॉट एंटी कैपिटलिस्ट, गांधी जी कहते थे कि ट्रेड यूनियनिज्म इज नॉट एंटी कैपिटलिस्ट, पूंजीवाद के खिलाफ नहीं है एज इज जनरली व्यूड। तो यहाँ पे आप कहिए कि गांधी जी जो है वो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी से कंप्लीटली अगेंस्ट थे। इट इज नॉट एंटी कैपिटलिस्ट, द आइडिया इज टू टेक फ्रॉम कैपिटल, द आइडिया इज कि कैपिटल से आप कुछ लें, क्या लें, लेबर का जो ड्यू है, जो हक है, हक, अधिकार, जो अधिकार है, लेजिटिमेट अधिकार है, जो लेजिटिमेट शेयर है, नॉट जरूरत से ज्यादा बट लेजिटिमेट शेयर है, वो आप लें फ्रॉम द कैपिटलिस्ट एंड नो मोर, एंड नॉट बाय पैरालाइजिंग द कैपिटल, आप कैपिटल को पैरालाइज ना करें, कैपिटल को खत्म नहीं करना है, एंटी कैपिटलिस्ट नहीं होना है, आपने अपना हिस्सा लेना है और शांति से अपना काम करना है। बाय रिफॉर्म अमंग लेबर्स, मतलब लेबरर्स के बीच में अपने अंदर ही रिफॉर्म्स हो, रिफॉर्म्स अमंग लेबरर्स फ्रॉम विद इन एंड बाय देयर ओन सेल्फ कॉन्शियसनेस, नॉट अगेन थ्रू द क्लेवरनेस ऑफ नॉन लेबर लीडर्स, जो नॉन लेबर लीडर्स हैं उनकी चालाकी के साथ, उनके कहे सुनी बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आते हुए, बट बाय educating the labor to evolve its own leadership and its own self-reliant, self-existing organization. Now, गांधी जी ने एक बात कही कि जो बाहर के आदमी है उनसे बच के रहिएगा, those who are clever enough non-labor leaders, उनसे बच के रहिएगा, क्योंकि आपको करना क्या चाहिए, अब ये स्टेट की भी जिम्मेदारी है। गांधी जी ने कहा कि जो लेबर है उसको एजुकेट करो, ताकि वो अपनी लीडरशिप खुद डिवाइस करे, खुद से अपने लीडर्स को चुने, एंड सेल्फ रिलायंट हो, वो किसी और की मोहताज ना हो, इनफैक्ट ट्रेड यूनियन की भी मोहताज ना हो बेसिकली टू दैट एक्सटेंट, एंड सेल्फ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, वो किसी की मोहताज ना हो। Now, the direct result of this evolution, when and if it ever becomes complete, will be naturally tremendously political. और इसका असर जो है, नेचुरल सी बात है, इट विल बी पॉलिटिकल। रीजन बीइंग कि जब आप किसी भी वर्कर को, या किसी कम्युनिटी को, या किसी एक सोसाइटी के तबके को आप इतना अवेयर, सेल्फ कॉन्शियस बना देंगे, तो वो बहुत जल्दी जो है पॉलिटिक्स में ऊपर आना शुरू हो जाएगा, उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर पाएगा, एंड इट विल टर्न आउट टू बी ट्रेमेंडसली पॉलिटिकल। तो पहले नॉन पॉलिटिकल रखना है, उसके बाद अल्टीमेटली इट विल बिकम पॉलिटिकल। Gandhian approach to unionism is thus not only related to material aspects but also moral and intellectual aspects. Now this is points to remember है ये, ठीक है जी। चलिए, उसके अलावा ही emphasized on trade unions that they must strive for all round betterments of working class, including training of its members in a supplementary occupation.
तो ट्रेनिंग वगैरह के लिए भी खास ख्याल रखना चाहिए ट्रेड यूनियंस को। तो दिस इज द एंटायर आइडिया ऑफ गांधीयन अप्रोच या गांधीयन थियरी ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं रिबेलियन थियरी क्या कहती है। रिबेलियन थियरी वाज गिवन बाय फ्रैंक टैननबाउम। फ्रैंक टैननबाउम ने ये थियरी प्रोपाउंड की, नोन एज द रिबेलियन थियरी। इसमें कहा गया दैट ट्रेड यूनियनिज्म इज अ स्पॉन्टेनियस आउटकम। पहली चीज तो ये कि एक स्पॉन्टेनियस आउटकम है, एकदम से निकल के आ रहा है इन द ग्रोथ ऑफ मैकेनाइजेशन। जहां पे मशीनें मशीनें लगनी शुरू हुई, उसी के रिएक्शन में, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये साइंस की टर्म है, रिएक्शन RXN लिख देते होते थे हम स्कूल टाइम में एंड कॉलेज टाइम में। तो इट इज बेसिकली, रिबेलियन थ्योरी इज बेसिकली मैन वर्सेस मशीन, मैन वर्सेस मशीन। जहां पे मशीनें बढ़ रही हैं तो मैन जो है उसी के रिएक्शन में ट्रेड यूनियनिज्म की तरफ जाता है। ही बिलीव्स दैट, Frank Tannenbaum believed that use of machines leads to exploitation of workers. It would lead to exploitation of workers. कैसे, ये आगे देखेंगे हम। Machine is thus the cause and labor movement, that is trade unionism is the result. तो मशीन जो है वो कारण है और उसके आउटकम की अगर हम बात करें तो आउटकम है लेबर मूवमेंट या ट्रेड यूनियनिज्म। इन अदर वर्ड्स, ट्रेड यूनियनिज्म इज अ रेबेलियन अप्रोच अगेंस्ट, दिस इज अ वेरी हाईलाइटेड पॉइंट, ये बहुत जरूरी है। ट्रेड यूनियनिज्म इज अ रेबेलियन अप्रोच अगेंस्ट मैकेनाइजेशन, ऑटोमेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इंटरेस्ट इन एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज के अंदर वर्कर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो ट्रेड यूनियनिज्म है, इट इज मोर लाइक अ रिबेलियस अप्रोच, कि एक रिबेलियन है अगेंस्ट द मैकेनाइजेशन और ऑटोमेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। क्लियर है जी? कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछते रहिएगा। द काइंड ऑफ स्टफ, द काइंड ऑफ कंटेंट दे आर ब्रिंगिंग टू यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से सीधे तौर पे सवाल आ सकते हैं, थोड़ा आप ख्याल रखिएगा। दूसरा, मैं दोबारा से इस लेक्चर के अंदर अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूं, अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। कोई भी दिक्कत हो, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज, आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट, आई कैन गाइड यू। आप कोई बेझिझक हो गए, आई डोंट हैव एनी एजेंडा, हिडन एजेंडा नहीं है। मैं बहुत लोगों की मदद करता रहता हूँ। मेरे इनफैक्ट अभी भी साइमल्टेनियसली आई एम हेल्पिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स साइमल्टेनियसली फॉर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज। तो डोंट वरी अबाउट इट एंड जस्ट if you're preparing for any exam and if you want guidance, if you want कि सर करंट अफेयर्स कैसे करने हैं, सर ये सब्जेक्ट कैसे, तो आई कैन हेल्प यू आउट, डोंट वरी। मैंने इसीलिए आपको नंबर दिया है। नाउ अकॉर्डिंग टू फ्रैंक टैननबाउम, द इमर्जेंस ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म इज स्पॉन्टेनियस। पहली चीज तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इनहेरेंट इन द ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म। तो दूसरा पॉइंट ये होगा कि एक तो स्पॉन्टेनियस है एकदम से, दूसरा ये कि इट इज इनहेरेंट इन द ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म। जैसे जैसे कैपिटलिज्म ग्रो होगा वैसे वैसे ही ट्रेड यूनियनिज्म में भी फ्लरिशिंग होगी। He believed that the fundamental cause of exploitation of men is the use of machines, and therefore the labor movement is the result and machine is the major cause. Thus, labor movement seems destined to achieve limited, यहाँ पे ई आना था, destined to achieve complete control of industrial functions and of the community by substituting service for profit in industrial enterprise and with service democracy into industry। समझ लेते हैं क्या है ये पूरा कोड, समझते हैं ध्यान से। पहली चीज तो ये that fundamental cause of exploitation of men is the use of machines। मशीनों के यूज की वजह से आदमियों के साथ जो है ये प्रताड़नाएं होती हैं। दूसरी चीज, लेबर मूवमेंट जो है वो रिजल्ट है और कॉज क्या है, मशीनों का इंट्रोडक्शन। तीसरी चीज, labor movement seems destined to achieve complete control of the industrial functions of the community by substituting service for profit in the industrial enterprise with service democracy into the industry। now जहां पे सर्विस फॉर प्रॉफिट चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर, वहीं पे सर्विस डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर दी जाए, सर्विस डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर दी जाए। सो दिस इज समथिंग रिबेलियन थियरी जो है कहती है कि आप प्रॉफिट से बाहर निकलिए और सर्विस डेमोक्रेसी की तरफ जाइए। ठीक है जी? कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एंड यस, इफ यू लाइक दिस वीडियो तो आप इस वीडियो के ऊपर जो लाइक का बटन है उसे जरूर क्लिक कीजिएगा एंड मुझे भी बताइएगा अगर आपको लगता है कि कोई चीज में और डिटेल में आप चाहते हैं कि आपको नहीं समझ आया तो मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। साथ के साथ मैंने नंबर भी दिया है, कोई इश्यूज नहीं। चलिए
आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं ये मैन वर्सेस मशीन की थियरी क्या है। अकॉर्डिंग टू हिम, मिस्टर टैननबॉम, फ्रैंक टैननबॉम, यूनियन इज फॉर्म्ड इन रिएक्शन टू एलियनेशन। रिएक्शन टू एलियनेशन मतलब जहां पे मशीनों की वजह से आदमी की अहमियत कम हो जाती है, वहां पे आदमी एलियनेटेड महसूस करने लगता है खुद को। एंड लॉस ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी का नुकसान होता है। कारण क्या है कि पहले कलेक्टिवली इतने सारे लोग मिलके किसी चीज को करते होते थे, और इस वजह से जब मशीनें लगती हैं तो अब एक एक दो दो इक्का दुक्का लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए जो है लॉस ऑफ कम्युनिटी को झेलते हैं। एंड इंडिविजुअलिस्टिक, इन एन इंडिविजुअलिस्टिक एंड अनफीलिंग सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जो कि इंडिविजुअलिस्टिक हो गई है, सिंगुलर हो गई है और अनफीलिंग, जिसमें कहीं भी कोई भी फीलिंग नहीं रही। इन हिज वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, ही, sorry, not he, unions return to the workers his society which he left behind him when he migrated from a rural background to the anonymity of urban industrial location। जब एक व्यक्ति रूरल बैकग्राउंड से इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड में जाता है, अर्बन एरियाज में जाता है, तो जो वो माइग्रेशन के साथ अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी को, अपने मित्र बंधुओं को छोड़ के आगे बढ़ता है, तो उसके बाद जो उसका नुकसान होता है उसकी भरपाई करने के लिए टैननबाउम की थ्योरी कहती है कि भैया यूनियन वहां मदद करती है। यूनियन, ऐसी यूनियन उस वर्कर को, इंडिविजुअल वर्कर को वापस से सोसाइटी के बीच में लाकर बिठाती है, वापस से उसको सोसाइटी के साथ जोड़ती है, उन विचारधाराओं के साथ जोड़ती है। ठीक है, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा ना। यूनियन गिव्स द वर्कर्स अ फेलोशिप, एक भाई भतीजावाद नहीं, सॉरी, एक भाईचारा, एक फ्रेटर्निटी एंड एक वैल्यू सिस्टम देती है, एक वैल्यू सिस्टम देती है दैट ही शेयर्स विद अदर्स लाइक हिम, जो कि वो अपने बाकी भाई बंधुओं के साथ शेयर करता है। इंस्टीट्यूशनली द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इज एन अनकॉन्शियस एफर्ट, इज नॉट कॉन्शियस, ये अनकॉन्शियस एफर्ट है। देखिए मैं अलग से लिख रहा हूं, कोई कारण होगा। अनकॉन्शियस एफर्ट, पहली चीज तो ये जगह खाली थी, दूसरी चीज ये जगह जानबूझ के खाली रखी गई थी बिकॉज मुझे ये लिखना था, समझाना था, राइट। एंड तीसरी चीज ये कि अनकॉन्शियस एफर्ट को आपने कीवर्ड को याद रखना है। टू हार्नेस, क्या, किसको हार्नेस करना है, किसको टैप करना है, द ड्रिफ्ट ऑफ आवर टाइम एंड रीऑर्गेनाइज इट अराउंड द कोहेसिव आइडेंटिटी दैट मेन वर्किंग टुगेदर ऑलवेज अचीव। तो हमने इसी कार्य की तरफ आगे बढ़ना है, इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना है कि जब आदमी आदमी के साथ मिलकर काम करता है तब वो ज्यादा अचीव करता है, जबकि कंपेयर किया जाए कि मशीन जब है आदमी की जगह पे आदमी के साथ काम करे। नाउ मूविंग ऑन, इफ एवरीथिंग इज क्लियर तो आगे चलते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ यूनियंस जो अभी कवर नहीं हुई थी, उन टाइप्स ऑफ यूनियंस को थोड़ा मुझे कवर करना है। दीज आर वेरियस अदर टाइप्स ऑफ यूनियंस, अदर टाइप्स ऑफ यूनियंस। चलिए देख लेते हैं अदर टाइप्स ऑफ यूनियंस। पहली टाइप है रिफॉर्मिस्ट यूनियन। तो देखिए पहले तो ये, हाँ, ब्लैंक शीट आ गई, तो यहां पे ऐसे लिख देता हूं, टाइप्स, टाइप्स। तो पहली टाइप हम देख रहे हैं रिफॉर्मिस्ट, रिफॉर्मिस्ट यूनियन। यहां पे सिर्फ टेबल बनाएंगे, बाकी सारी चीजें वहीं पे ही देखेंगे। रिफॉर्मिस्ट यूनियन जो है वो अपने आप में बिजनेस यूनियन हो सकती है या रेवोल्यूशनरी यूनियन हो सकती है। तो ये आगे बिजनेस, बिजनेस यूनियन या फिर रेवोल्यूशनरी यूनियन, राइट। अब फिर से देखते हैं, ये जो रेवोल्यूशनरी यूनियन है, इट इज सपोज टू बी ऑफ वेरियस अदर फॉर्म्स। एक हो गई एनार्किस्ट, फिर प्रेडेटरी, देख लेते हैं। रेवोल्यूशनरी, ये होगी एनार्किस्ट, और दूसरी हो गई प्रेडेटरी। चलिए और देखते हैं। अब ये जो प्रेडेटरी है, ये आगे और कितने प्रकार की है? प्रेडेटरी आगे और दो प्रकार की है, गरिल्ला और होल्ड अप यूनियंस। ये हो गई गोरिल्ला और ये होल्ड अप यूनियंस, गोरिल्ला और होल्ड अप यूनियंस। ठीक है जी।
और तीसरी टाइप ये पॉलिटिकल यूनियंस की कौन सी है, यहाँ पे इसको ऐसे लिखना था मैंने 1 2 और 3, तो ये तीसरी टाइप है पॉलिटिकल यूनियंस की। ये किसकी है, इसकी पॉलिटिकल यूनियंस। क्लियर, इसकी डिटेल में हम आगे भी जाएंगे, आज अभी इस लेक्चर में इसकी टाइप्स कवर करते हैं एंड आगे हम अदर इसमें आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, घबराइएगा नहीं। आई हैव टू टॉक अबाउट अदर थियोरीज, अदर थियोरीज ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म। तो ट्रेड यूनियनिज्म की अलग और जो थ्योरीज हैं उसके ऊपर और थोड़ा सा डिटेल में गहराई में चर्चा करेंगे अगली क्लास में। क्लासेस के पीरियड को मैं छोटा रख रहा हूँ, कारण क्या है कि बहुत सारे बच्चे घर बैठे बैठे जो है सारी क्लासेस को एक्सेस कर रहे हैं, तो बाकी लोग भी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। जस्ट बिकॉज क्लास छोटी है ऐसा घबराइए नहीं, मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी, सारा सिलेबस कवर होगा। नाउ चलिए वापस आते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियंस को अब समझते हैं। पहले तो ये चार्ट समझ आ गया, गुड बाय नहीं हुई अभी, सॉरी, चार्ट समझ आ गया। रिफॉर्मिस्ट यूनियन की तीन प्रकार, बिजनेस यूनियन, रेवोल्यूशनरी यूनियन, पॉलिटिकल यूनियन। फिर रेवोल्यूशनरी यूनियन की दो प्रकार है, एनार्किस्ट और प्रेडेटरी। फिर प्रेडेटरी की आगे दो प्रकार है, गेरिला और होल्डअप। तो पहले तो ये ऊपर के लेयर को समझते हैं, इसको समझते हैं, पहले इसे समझेंगे, ठीक है, फिर और आगे जाएंगे तो इसे समझेंगे, फिर उसके बाद इसे समझेंगे, धीरे धीरे स्टेप वाइज। पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। कोई इशू हो, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछते रहिएगा। नाउ बिजनेस यूनियन क्या है, ये वो लोग हैं जो दे आर आल्सो नोन एज ब्रेड एंड बटर यूनियंस, जो ब्रेड एंड बटर यूनियंस जाने जाते हैं जिस नाम से, एंड दे एम एट सिक्योरिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स एंड फॉलो द मेथड ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग टू अकम्प्लिश देयर ऑब्जेक्टिव्स। बेसिकली ऑल इन ऑल कोई भी जनरल ट्रेड यूनियन जो है वो बिजनेस यूनियन कहलाई जाएगी, जिसको ब्रेड एंड बटर यूनियन कहा जा सकता है। दूसरी हो जाती है हमारी रेवोल्यूशनरी यूनियन। नाउ दिस रेवोल्यूशनरी यूनियन इज अपोज्ड टू कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री कोई भी डिसीजन लेती है तो बेसिकली इनकी आइडियोलॉजिकल जो लीनिंग्स हैं वो ये इनको फोर्स करती हैं कि वो उन सभी डिसीजंस के खिलाफ बोला जाए एंड रिप्लेस इट बाय सोशलिस्टिक सिस्टम्स थ्रू रेडिकल मींस सच एज स्ट्राइक्स, बॉयकॉट्स, घेराव एटसेट्रा। ठीक है जी। अब देखते हैं पॉलिटिकल यूनियन, सॉरी पॉलिटिकल यूनियन। तो पॉलिटिकल यूनियन इज नथिंग बट such union which aims at snatching the power of the capitalist by political action। पॉलिटिकल एक्शन के जरिए आप जो कैपिटलिस्ट है उसकी विचारधारा को स्नैच कर लें, सो पावर ऑफ कैपिटलिस्ट को स्नैच कर लें, सो दैट वर्कर्स मे बिकम मोर एंड मोर पावरफुल। क्लियर। चलिए अब बारी आती है दूसरे लेवल की। दूसरा लेवल कौन सा है, एनार्किस्ट और प्रेडेटरी। तो एनार्किस्ट और प्रेडेटरी टाइप्स क्या है रेवोल्यूशनरी की। एनार्किस्ट कहती है दीज यूनियंस एंडेवर टू डिस्ट्रॉय एन एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक सिस्टम एंड यूजुअली यूज वायलेंट मीन्स। तो रेवोल्यूशनरी है तो वायलेंट मीन्स तो रहेंगे, वायलेंट मीन्स रहेंगे पहली चीज। दूसरा इट सीक्स, क्योंकि ये एनार्की की तरफ जाना चाहता है, इट सीक्स टू डिस्ट्रॉय एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक सिस्टम। क्लियर। नाउ कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। एनार्किस्ट सिस्टम यूनियन हो गया। उसके बाद आ जाती है प्रेडेटरी यूनियंस, जो प्रेडेटरी है मतलब दूसरों को हजम करने के लिए, हड़पने के लिए जानी जाती हैं। इसके ऊपर यूपीएससी ने पिछले साल 2017 के अंदर, नॉट पिछले साल, 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसमें सवाल पूछा था रॉबर्ट हॉक्सी के ऊपर। नाउ दिस प्रेडेटरी यूनियंस, दिस टर्म वाज इनिशिएटेड बाय रॉबर्ट हॉक्सी, सॉरी प्रोफेसर रॉबर्ट हॉक्सी। Such unions believe in plundering benefits, benefits को प्लंडर करने की कोशिश करती हैं and they are ruthless in their pursuit of the matter in hand by adopting any means irrespective of ethical, legal or moral considerations। तो रॉबर्ट हॉक्सी ने, प्रोफेसर साहब ने ये बात बोली कि जो प्रेडेटरी यूनियंस है they tend to believe in plundering benefits, ताकि बेनिफिट्स को ऐसे यूसअप किया जा सके, एंड रूथलेस परस्यूट ऑफ अ मैटर एट हैंड। तो बेझिझक होके लड़ाई के माहौल में जो है ऐसी ट्रेड यूनियन लड़ने में ज्यादा विश्वास करेगी, एंड अडॉप्टिंग मेजर्स दैट वुड गो हैंड इन हैंड एनी मींस इररिस्पेक्टिव कि वो लीगल हैं, इलीगल हैं, एथिकल हैं या नॉन एथिकल हैं या मॉरल कंसिडरेशन उसमें है या नहीं। तो ये सारी चीजें जो है ये प्रेडेटरी यूनियंस के अंदर देखा जाता है। नाउ प्रेडेटरी यूनियंस जैसा कि हमने आगे देखा था, दे आर अगेन ऑफ टू टाइप्स, गोरिल्ला एंड होल्ड अप कम्युनिटी। चलिए आगे देखते हैं। प्रेडेटरी यूनियंस दो तरीके की, गोरिल्ला यूनियंस एंड होल्ड अप यूनियंस। तो पहली चीज, गोरिल्ला यूनियंस आर दोज यूनियंस व्हिच कैन गो टू एनी एक्सटेंट, किसी भी हद तक जा सकते हैं, इंक्लूडिंग रिजॉर्टिंग टू टेररिज्म एंड अदर वायलेंट मीन्स
to accomplish their objectives. It is the boss who rules the roost. गुरिल्ला वॉरफेयर क्या कहता है कि ये यूनियन जो है ना किसी भी हद तक जा सकती है, इंक्लूडिंग टेररिज्म, टेररिस्ट एक्टिविटीज भी कंडक्ट कर सकती हैं, वायलेंट मीन्स भी फॉलो कर सकती हैं, लेकिन टू अकम्प्लिश देयर ऑब्जेक्टिव्स कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन इट इज द बॉस हु इज ऑलवेज द रूस्ट. बॉस जो है हमेशा सही रहेगा, एक चीज. दूसरी है हमारी होल्ड अप यूनियंस. हमारी जस्ट अ सेकंड, पॉइंटर गुम हो गया. हाँ देखिए, हाँ बहुत बढ़िया, कारस्तानी कर दी, तभी मैं बोलता हूं मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं. द अनस्क्रूपुलस बॉसेस ऑफ वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशंस, जो वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के अनस्क्रूपुलस बॉसेस हैं, एंड अनस्क्रूपुलस एम्प्लॉयर्स देमसेल्व्स, दे कंस्पायर टुगेदर टू एक्सप्लॉइट द कस्टमर्स. चाहे आप ट्रेड यूनियन के लीडर्स की बात करें, चाहे आप गवर्नमेंट की बात करें, तो बोथ ऑफ देम दे आर ट्राइंग टू बार्गेन अ लिटिल. इनफैक्ट ट्रेड यूनियंस की अगर हम बात करें, दोनों के दोनों, नॉट जस्ट ट्रेड यूनियंस, इनफैक्ट एम्प्लॉयर्स भी अनस्क्रूपुलस तरीके से ये बढ़ रहे हैं. लेकिन एक चीज वो समझी नहीं जा रही है कि हमारे यहाँ जो बेसिकली कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट करने की अगर हम बात करें, वो दैट कॉन्स्पिरेसी जहां पे बॉसेस जो हैं एम्प्लॉयर्स के साथ, बॉसेस ऑफ वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ट्रेड यूनियंस के लीडर्स एम्प्लॉयर्स के साथ अनस्क्रूपुलस तरीके से दोनों मिलके कस्टमर्स को अगर एक्सप्लॉइट करना शुरू करें बाय सेलिंग, कैसे करेंगे? बाय सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स एट वेरी हाई रेट्स. बहुत ज्यादा दाम बढ़ा के अगर अपने प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू कर दें, तो द मेजर चंक ऑफ मनी सो अर्न goes to the pockets of these unscrupulous elements, leaving very little if at all for workers. तो ऐसे में किसी भी तरीके से आप कोई प्रोडक्ट को सेल ऑफ करते हैं एट अ वेरी हाई रेट, द मेजर चंक ऑफ दैट मनी सो अर्न goes to the pockets of these elements and leaving little or very low room for all the workers. तो वर्कर्स के साथ ये प्रॉफिट शेयरिंग नहीं हो पाती. ठीक है जी. सो दिस इज द एंटायर एपिसोड. इसमें आपने ये चीजें सारी समझ के चलनी है. व्हाट इज ट्रेड यूनियंस, एंड हमने, दिस इज पार्ट 7 ट्रेड यूनियनिज्म का, पार्ट 7 का लेक्चर है. अभी और आगे आना है. ट्रेड यूनियनिज्म खत्म नहीं हुआ है, अभी और आगे है. ठीक है जी. तो हमने टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियंस पढ़ा, हमने वेरियस थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियंस पढ़ा, हमने ये देखा कि ट्रेड यूनियंस के मायने क्या है, व्हाट इज ट्रेड यूनियंस, डेफिनेशंस में देखा, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, मीनिंग, सब चीजें हम देख के आज यहाँ पे इस लेक्चर तक पहुंचे हैं. अभी इस लेक्चर में मैं यहाँ पे अभी पूर्ण विराम दे रहा हूँ. दोबारा फिर मिलेंगे हम इसी प्लेटफॉर्म पे. तब तक देखते रहिए. अगर आपको कोई डाउट है तो मेरा फोन नंबर आप लोगों के पास है, मैं फिर से लिख के दे रहा हूँ, 9463939197. वीआईपी नंबर है, बंदा भी वीआईपी है, आप लोगों को भी वीआईपी फीलिंग देगा. आप लोगों को कोई भी डाउट है तो प्लीज प्लीज पूछते रहिएगा. द रीजन व्हाई आई एम गिविंग यू दिस नंबर इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई टेंड टू नॉट बी एबल टू, आई एम अनेबल टू आंसर टू योर कमेंट्स. तो कई बार कमेंट्स का जवाब लेट हो जाता है, आई फील बैड कि मैं जवाब नहीं समय पे दे पाया. एक छोटा सा डाउट है, उसको मैं 2-3 घंटे बाद या 10 घंटे बाद कई बार जवाब दे रहा हूँ, अगले दिन जवाब दे रहा हूँ, तो वो अच्छा नहीं लगता. अब सीधे मैसेज कर दीजिए, आपको साथ के साथ रिप्लाई मिले. ठीक है जी. दिस इज मी सनत दत्त भारद्वाज साइनिंग ऑफ एज ऑफ नाउ फ्रॉम अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस. इस वीडियो के ऊपर भी एक छोटा सा प्यारा सा लाइक का बटन है. अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का स्टाइल पसंद आया हो, या इस लेक्चर के अंदर जो कंटेंट है वो पसंद आया हो, तो जरूर मेक श्योर कि आप उस लाइक बटन को भी जरूर दबाएं. ठीक है. एंड टेस्ट सीरीज लाइव हो चुकी है, उस टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए. आपको किसी भी एग्जाम के किसी भी मोड से रिलेटेड, कोई भी एस्पेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी. दिस इज मी सनत दत्त भारद्वाज साइनिंग ऑफ. अपनी वाणी को यहीं पे ही विराम देता हूं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शबा खैर, टाटा, एंड स्टे होम, स्टे सेफ. ठीक है जी. चलिए, थैंक यू.